हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। क्योंकि हमने चैप्टर स्टार्ट कर लिया है और कुछ टॉपिक हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे थे हेरिडिटी क्या होती है, इवोल्यूशन क्या होता है, यहाँ पर वेरिएशंस क्या कैसे आती हैं और कैसे वेरिएशंस का एक्यूमुलेशन होता है, यानी कि विभिन्नताओं का संचय होता है। आगे बढ़ेंगे और नए जो टॉपिक हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अभी तक हमने कौन से टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हमने जाना कि हेरिडिटी किसे कहते हैं, यानी कि आनुवंशिकता किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है वेरिएशंस क्या होती हैं, वेरिएशंस के रीजन क्या होते हैं, यानी कि वेरिएशंस आती कैसे हैं। आगे बढ़ेंगे और हमने कहा कि विभिन्नताओं का संचय कैसे होता है, यानी कि कैसे एक्यूमुलेशन होता है यहाँ पर वेरिएशंस का, इसके बारे में हमने यहाँ पे बात की है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था इनहेरिटेड ट्रेड्स के बारे में, और जिसमें एक डायग्राम हमारे पास आया था, इसके थ्रू हमने जाना था कि जो ट्रेड्स हैं वो कैसे इनहेरिट होते हैं। अब कुछ टर्म्स आते हैं जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपने कहा हेरिडिटी है, जैसे कि वेरिएशंस है, जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर इवोल्यूशन है, जैसे कि हमने कहा इनहेरिटेड ट्रेट है। जैसे इनहेरिट और ट्रेट दो अलग अलग टर्म्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने ये डिस्कस कर लिए हैं। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस होती है जिसमें कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं, यानी कि जो गुणधर्म होते हैं वो हमारे माता पिता से हम में ट्रांसफर हो रहे हैं या फिर हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे पेरेंट्स में होते हैं। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं। जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहे हैं उन्हें हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। तो हमने कहा ट्रेड्स क्या होते हैं, आपने कहा कि ट्रेड्स कैरेक्टर, अभी आप मान लीजिए ट्रेड्स और कैरेक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है जो आगे जा करके हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना समझिए कि ट्रेड्स का मतलब कैरेक्टर है, और ऐसे कैरेक्टर जो पास हो रहे हैं उन्हें हम ट्रेड्स का नाम दे रहे हैं। और पास होने की जो प्रोसेस है उसे हम इनहेरिटेंस कह रहे हैं। जो कैरेक्टर पास हो रहे हैं उन कैरेक्टर्स को हम इनहेरिटेड ट्रेड्स या इनहेरिटेड कैरेक्टर कह सकते हैं। जैसे कि अगर इस डायग्राम में हम देखें तो यहाँ पर हमने क्या चीजें डिस्कस की थी, देखिए हमने कहा था कि पेरेंट्स, सबसे पहले आप पेरेंट्स के कैरेक्टर को ले लीजिए, ये है पेरेंट। आप यहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स का ध्यान देंगे। सबसे पहले आप देखेंगे हेयर का कलर, जिसमें येलो हेयर कलर है और यहाँ पर क्या है, ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज है। ठीक है, अब येलो और ऑरेंज को मैं शॉर्ट में लिख लूं। येलो को सिर्फ Y से डिनोट करेंगे, ऑरेंज को सिर्फ O से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये है येलो है और ये है ऑरेंज है। ठीक है, अब हेयर के टाइप को भी आप देखिए। हेयर का टाइप है कि आपने कहा मदर का हेयर कलर येलो है, लेकिन कैसे है, स्ट्रेट है। बाल कैसे होंगे, स्ट्रेट होंगे। यहाँ पर आपने कहा बालों का कलर कैसा है, ऑरेंज है, लेकिन कैसे है, कर्ल है। जिसे आप घुंघराले बाल कहते हैं, कैसे होंगे, कर्ल होंगे। क्लियर है। पहला कैरेक्टर तो हमारे पास ये आ गया है। तो हमारे पास एक कैरेक्टर ये आया है, दूसरा कैरेक्टर ये आया है। इसमें भी सेम यही है कि पहला कैरेक्टर ये है, दूसरा कैरेक्टर ये है। पहला कैरेक्टर होगा बालों का कलर, यानी कि हेयर कलर। ठीक है, और दूसरा कलर, दूसरा जो कैरेक्टर होगा वो है बालों का टाइप, हेयर टाइप, जिसमें कर्ल एंड स्ट्रेट दो टाइप है। तो पहले हमने क्या बोला, हमने कहा फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, यहाँ पे हेयर कलर है। दूसरा जो टाइप है वो हेयर का टाइप है। ठीक है, हेयर कलर में आपके पास क्या है, येलो एंड ऑरेंज आया है। हेयर टाइप में आपने स्ट्रेट एंड कर्ल की बात की है। क्लियर है इतना। ठीक है, एक और कैरेक्टर हमारे पास आता है आई कलर, जिसमें आपने कहा कि मदर की आईज कैसी है, ब्लू है, एंड फादर की आईज कैसी है, यहाँ पे ब्राउन आईज है। तो तीसरा जो कैरेक्टर हमने कहा वो क्या है, यहाँ पे आई कलर। आई कलर, आई कलर कैसा है, हमने कहा ब्लू है एंड कैसा है, ब्राउन है। बी आर स्टैंड फॉर ब्राउन। ठीक है, तीन कैरेक्टर हैं और इन तीनों कैरेक्टर को देखें, कैरेक्टर पास होंगे। ठीक है, और हमने कहा कि इनहेरिट हो रहे हैं। हमने कहा नए कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर बन रहे हैं, वो आपको ध्यान देना है। इनकी तीन संतति हैं। ठीक है, पहला, दूसरा
और तीसरा, जिसमें 2 बॉयज हैं 1 गर्ल है, ठीक है। यहाँ पर इनकी 3 क्या है, संतति है, 3 संतान है। तो ये इनकी क्या हो गई है, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन का मतलब होता है पहली पीढ़ी, ठीक है। पहली पीढ़ी को हम कैसे लिखते हैं, F1 जनरेशन में लिखते हैं। आगे जाकर के आप जब क्रॉस करेंगे तब आप चीजें समझ जाएंगे। अब यहाँ पर आप सबसे पहले बच्चे को अगर देखते हैं, आपने कहा इसकी आईज कैसे हैं, ब्लू आईज हैं। तो ब्लू आईज कहाँ से आए हैं, आपने कहा मदर से इसमें ब्लू आईज आ गए हैं। फिर इसका हेयर टाइप और हेयर कलर दोनों कहाँ से आए हैं, फादर से आए हैं, ठीक है। बस फादर के कंपैरिजन में इसका जो कलर है थोड़ा सा डार्क है। तो आपने कहा इसके बालों का कलर कैसा है, ऑरेंज है, ठीक है। ऑरेंज कलर यहाँ पर आया है जो फादर से आया है। और टाइप कैसे है, आपने कहा कर्ल है। तो बालों का कलर और बालों का टाइप दोनों जो कैरेक्टर हैं, ये दोनों कैरेक्टर इसे जो मिले हैं वो फादर से मिले हैं। आई कलर से कहाँ से मिला है, मदर से मिला है। तो आपने कहा कि ये जो बालों का कलर है, बालों का टाइप है, ये कैरेक्टर इनहेरिट हुआ है। कैरेक्टर क्या हुआ है, इनहेरिट हुआ है। इनहेरिट होने की प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, इनहेरिटेंस कह रहे हैं। आई का कलर जो है वो मदर से क्या हुआ है, यहाँ पे इनहेरिट हुआ है, ठीक है। सेकेंड जो यहाँ पे चाइल्ड है उसमें हमने देखा कि इसकी आईज कैसी है, ब्राउन आईज है। तो ब्राउन आईज कहाँ से इनहेरिट हुई है, फादर से इनहेरिट हुई है, ठीक है। ठीक है, ब्राउन आईज जो हैं वो कहाँ से इनहेरिट हुई है, फादर से हुई है। लेकिन हेयर कलर और हेयर टाइप दोनों कहाँ से हुआ है, मदर से यहाँ पे इनहेरिट हुआ है। दोनों का समझ रहे हैं, दोनों बच्चों का। अब आते हैं तीसरी चाइल्ड पे, जिसमें हमने कहा कि जो यहाँ पे गर्ल है इसकी आई कलर कैसा है, ब्लू आईज है। क्या है, इसकी ब्लू आईज है, ठीक है। हेयर कलर कहाँ से आए हैं, हेयर कलर आए हैं मदर से। हेयर कलर आया है मदर से। लेकिन अगर मैं टाइप की बात करूं तो हेयर टाइप आया है फादर से। यहाँ पर आपने कहा कि अभी तक आप यहाँ तक क्या पढ़ रहे थे कि कैरेक्टर जो है वो इनहेरिट होते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे हो रहे हैं। यहाँ पर जो कैरेक्टर है यहाँ पे एक नया कॉम्बिनेशन बना है। अभी तक हेयर टाइप और हेयर कलर दोनों सेम थे। यहाँ पर आपने कहा हेयर कलर और हेयर टाइप दोनों डिफरेंट हो गए, क्योंकि हेयर का कलर मदर से आया है, हेयर का टाइप कहाँ से आया है, फादर से आया है। बाल कैसे हैं, पीले रंग के हैं, और बाल कैसे हैं, कर्ल हैं। तो आपने कहा येलो कलर किसमें मिल रहा था, आपको मदर में मिल रहा था, और कर्ल बाल किस कहाँ पे मिल रहे हैं, फादर में मिल रहे हैं। तो कैरेक्टर इनहेरिट होते हैं और नए कॉम्बिनेशन बनाते हैं, क्योंकि आपने अभी तक देखा कि अगर पीले बाल हैं तो स्ट्रेट हैं, अगर ऑरेंज बाल हैं तो कर्ल हैं। अब यहाँ पे नया कैरेक्टर हमारे पास नए कॉम्बिनेशन क्या आए हैं कि बालों का कलर पीला है और पीले बाल कैसे हैं, कर्ल हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं, जो कि हमने यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझा है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे जेनेटिक्स स्टार्ट करते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इससे पहले हमारे पास कुछ टर्म्स आते हैं और उन टर्म्स के बारे में हम बात करते हैं। थोड़ा सा ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में अगर हम बात करें तो जो जेनेटिक्स आज आप पढ़ रहे हैं उसकी जो बेसिक जो चीजें हैं या जो बुनियादी जो चीजें हैं वो हम पढ़ते हैं यहाँ पर मेंडल की वजह से, क्योंकि मेंडल ने ही बताया है। और इसीलिए मेंडल को क्या कहा जाता है, आनुवांशिकता के पिता, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। अब आप सोचेंगे जेनेटिक्स क्या है, जो आप हेरिडिटी पढ़ रहे हैं वो जेनेटिक्स में ही पढ़ रहे हैं। जेनेटिक्स में आप जीन से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ते हैं। जीन्स क्या होती है आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बात की है कि ग्रेगर जॉन मैंडल्स ने बताया है कि जीन्स या जो आपका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो कैसे एक्ट करता है, कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं एक्चुअली में। जैसे आज की डेट में हम सभी को पता होता है कि जो गुणधर्म होते हैं वो हमारे पेरेंट्स से हम में पास होते हैं। तब तक किसी को पता नहीं था कि ऐसी भी कोई चीज है कि पेरेंट्स के कैरेक्टर बच्चों में आ रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें कब पता चली, जब ग्रेगर जॉन मैंडल ने स्टडी की, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने अपने कुछ प्रिंसिपल दिए थे। इन्हीं प्रिंसिपल के थ्रू हम जानते हैं यहाँ पर जो फंडामेंटल चीजें होती हैं कि कैसे जो जीन्स होते हैं, कैसे जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर होता है, कैसे कैरेक्टर खुद को एक्सप्रेस करते हैं, किन कंडीशन में करते हैं, किन कंडीशन में नहीं करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। तो ग्रेगर जॉन मैंडल ने कुछ प्रिंसिपल दिए हैं, कुछ लॉ दिए हैं। उनमें से 3 लॉ हमारे पास आते हैं, द लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। 3 लॉ के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है, जिन्हें आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इनहेरिटेंस हो कैसे रहा है उसके प्रिंसिपल बताते हैं ये 3 लॉ। अब ये सारी चीजें जो हैं वो डिस्कस करेंगे डिटेल में। उससे पहले
हम कुछ टर्म्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह जाते हैं। अगर आप ये टर्म समझ जाते हैं तो आप चैप्टर को इजीली समझ जाते हैं। जैसे कि आप जीन को पढ़ेंगे, एलील को समझेंगे, जीन लोकस को समझेंगे, हेटेरोजाइगस को समझेंगे एंड होमोजाइगस को समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीन से। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जीन, जो शब्द है जीन से। ठीक है, जीन से पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डीएनए को, क्योंकि क्लास 10th में आप आ चुके हैं और डीएनए क्या होता है ये आपको पता होगा। डीएनए हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल जो है वो हर सेल के न्यूक्लियस में रहता है। वो हर सेल के कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस क्या है ये आप जानते हैं, क्योंकि आपने क्लास 9th में सेल चैप्टर पढ़ा है और आपने सेल का पूरा ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है। तो हमने कहा कि कोई भी सेल आप ले लेते हैं, ठीक है, और बीच वाला ये जो पार्ट होता है इस प्रकार से, तो ये हमारे पास आती है सेल मेम्ब्रेन। और ये हमारे पास आती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एक मटेरियल होता है जिसका नाम है डीएनए, और इसी को हम क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। ये हर सेल की कहानी है। अब अगर हम इस डीएनए को थोड़ा सा इलेबोरेट करके देखें, ठीक है, अगर हम इस डीएनए को थोड़ा इलेबोरेट करके देखें तो ये क्या है, यहाँ पे डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में आपने कहा कि ये इस प्रकार से जुड़े होते हैं, इस प्रकार से। यहाँ पर अगर हम देखें, हमने कहा दो बैकबोन है। अगर मैं इसे सीधा कर दूं, एक्चुअली में ये कैसा दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि ये क्या है, बैकबोन है। और बैकबोन कहिए या दो इस प्रकार से आपने कहा दो कॉलम कहिए, दो कॉलम किसी चीज से कनेक्टेड है। ठीक है, N4 नाइट्रोजनस बेस होता है। ठीक है, दो कॉलम है, दो कॉलम किसी चीज से क्या है, यहाँ पे कनेक्टेड है और वो ट्विस्ट हो गए हैं। ठीक है, अब जब आप क्लास 12 में जाएंगे तब आप बहुत डिटेल में समझते हैं, इनके एंगल को समझते हैं, बीच में ये कितने नाइट्रोजनस बेस होते हैं, डीएनए की टोटल लेंथ कितनी होती है, डीएनए किस चीज से बना होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर जो है, ये सारी चीजें आप डिटेल में समझते हैं। अभी आप थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए। ठीक है, हमने कहा ये दो कॉलम है, दो कॉलम बीच से जुड़े हुए हैं और वो इस प्रकार से ट्विस्ट हो गए हैं। पहले सीधे थे, अब ये ट्विस्ट हो गए हैं, और ये ट्विस्ट हर एक डिस्टेंस में आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं हमारा डीएनए। डीएनए के फुल फॉर्म होते हैं डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए जो बना होता है तीन चीजों से मेनली बना होता है, जैसे जिसमें होता है आपने कहा पेंटोज शुगर है, नाइट्रोजनस बेस है एंड फॉस्फोरस ग्रुप है। ठीक है, क्लियर है इतना। अब यहाँ पर हमने कहा कि इन तीन चीजों से मिलकर के बना होता है आपका डीएनए। डीएनए का काम क्या होता है, जो भी कैरेक्टर हमारी बॉडी में है, जैसे हम दिखते हैं, जैसे हम बोलते हैं, जैसे हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है, जैसे कोई भी हमारा गुण है, कोई भी हमारा कैरेक्टर है, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग कैसी है, बॉडी में हमारे हार्मोनल जो यहाँ पे बैलेंस कैसा है, हार्मोन किस रेट में यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सिक्रीट हो रहे हैं, आपकी हाइट कैसी है, आपकी आवाज कैसी है, ये सारी जो चीजें हैं ये आपके जीन्स पे, आपके डीएनए पे क्या करता है, डिपेंड करता है, इस पे निर्भर करता है। अब हमने कहा यहाँ पर ये जो जेनेटिक मटेरियल है, इसे हम क्या कि जेनेटिक मटेरियल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स से हमें मिला है। ठीक है, अब ये जो डीएनए हमारा ये बना है हमारे मदर एंड हमारे फादर दोनों के जेनेटिक मटेरियल से मिक्स होकर के हमारा जेनेटिक मटेरियल बना है। इट मीन्स कि हमारे पास जो भी कैरेक्टर है हमारी मदर और हमारी फादर से आए हैं। तो हमने कहा कि हमें उनके जैसे ही दिखना चाहिए था 100%।
हम में वेरिएशन क्यों है? क्योंकि सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल अलग हो गया। हमारे फादर का जेनेटिक मटेरियल और हमारी मदर के जेनेटिक मटेरियल दोनों को मिक्स करके हमारे पास नए कॉम्बिनेशन भी दिखाई देते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि कुछ हमारे पास नए कैरेक्टर भी आएंगे जो हमारे मदर एंड फादर में नहीं है। जैसे हम एग्जाम्पल क्या लेते हैं, आपने रेड कलर और व्हाइट कलर को मिक्स किया तो पिंक कलर हमारे पास आ जाता है। पिंक कलर कहीं था नहीं था, लेकिन आया है क्योंकि नए कॉम्बिनेशन से यहाँ पे क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है। सेम वैसा ही हमारे जेनेटिक मटेरियल के साथ होता है कि सोर्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल अलग है, दोनों मिक्स होते हैं तो नए कॉम्बिनेशन बन जाते हैं और सेम कैरेक्टर भी पास ऑन होते हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए जितनी भी एक्सटर्नल कैरेक्टर कहिए या इंटरनल कैरेक्टर कहिए वो हमारे डीएनए पे डिपेंड होते हैं, एक्सेप्ट जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि लैंग्वेज। आपको 4 लैंग्वेज आती हैं और हो सकता है आपके पेरेंट्स को 10 लैंग्वेज आती होंगी, लेकिन आपको 10 की 10 नहीं आएंगी। या जब आप बॉर्न हुए होंगे तब आपको एक भी लैंग्वेज नहीं आती थी। चाहे आपके पेरेंट्स को कितनी भी लैंग्वेज आती हो, लेकिन आपको तब तक कोई लैंग्वेज नहीं आएगी जब तक आप उसे एक्वायर नहीं करते हैं, सीखते नहीं हैं, सिखाया नहीं जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने कहा भाषा हो गई है, जैसे आपने कहा बॉडी बनाना है, जैसे आपने कहा कि कोई बहुत अच्छा प्लेयर है, वो सब चीजें हैं। तो ये चीजें हमने कहा इनबॉर्न नहीं होती हैं। हाँ, आपके घर में माहौल है, आपके पेरेंट्स को आता है, आपके पेरेंट्स को 10 लैंग्वेज आती है तो वो 10 की 10 आपको सिखा सकते हैं और आप सीख भी सकते हैं। लेकिन कब? जब आपको सिखाई जाए। आपके जो पेरेंट्स हैं वो अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, कोई भी गेम हो सकता है, वो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो आपको सिखा सकते हैं, आप भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये हो सकता है, लेकिन तब जब आपको इन्वायरमेंट मिलता है। तो बेसिकली 2 कैरेक्टर होते हैं, एक तो होता है इनबॉर्न, ठीक है, जो आपको अपने पेरेंट्स से मिले होते हैं, और एक कैरेक्टर होते हैं जो आप एक्वायर्ड करते हैं, सीखते हैं। तो जो कैरेक्टर आप एक्वायर्ड करते हैं, जो कैरेक्टर आप अर्जित करते हैं, उनके अलावा जो कैरेक्टर आपके क्या होते हैं, इनबॉर्न होते हैं, एक्सटर्नल इंटरनल सारी चीजें क्या होती हैं, आपके जीन से रेगुलेट, आपके डीएनए से रेगुलेट होती हैं। अब हम बार बार जीन क्यों कह रहे हैं, आगे जाकर के बात करेंगे, क्योंकि जीन डीएनए का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये तो हो गया है डीएनए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो अब जीन क्या हुआ? अब आपने ये देखा, हमने बोला कि डीएनए के जो कैरेक्टर्स होते हैं, डीएनए यहाँ पर रेगुलेट करते हैं एक्सटर्नल इंटरनल सभी। ठीक है, एक्सटर्नल जैसे कि आप दिखते कैसे हैं, आपका स्किन कलर कैसा है, आपके हेयर कलर कैसा है, आपका आई कलर कैसा है। ठीक है, इंटरनल जैसे कि आपकी ग्रोथ कैसी है, आप ग्रोथ वैसे आपको बाहर दिखती है, लेकिन रेगुलेट कहाँ से हो रही है, हार्मोन से, आपकी ग्रोथ हार्मोन से हो रही है। आपका ग्रोथ हार्मोन जितनी मात्रा में रिलीज होगा, आपको वैसी ही हाइट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इंटरनल कैरेक्टर हो गए हैं, या आपकी बॉडी में इंसुलिन कितना रिलीज हो रहा है, ठीक है, या आपकी बॉडी के अंदर की फंक्शनिंग कैसी है, बाहर की फंक्शनिंग कैसी है, सभी क्या है, डीएनए पे डिपेंड है। तो कभी सोचा है कि डीएनए कैसे रेगुलेट करता होगा इतने सारे कैरेक्टर को? आपने कहा डीएनए ने भी क्या कर दिया है, जैसे कि डिवीजन ऑफ लेबर सुना है आपने, जिसे हम अपने घर में भी करते, काम का बंटवारा कर देते हैं, कुछ वैसा ही है, ये याद करने के लिए है। तो हमने कहा जैसे हम घर में कहते हैं कि ठीक है, अगर खाना बनाना है तो रोटी किसी ने बना दी, सब्जी किसी ने बना दी, बर्तन किसी ने धो दिए, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया है। वैसा ही कुछ आप यहाँ पे देखेंगे। तो आपने कहा कि यहाँ पे अलग अलग यूनिट बनती है डीएनए की। ठीक है, ये समझने के लिए हम बना रहे हैं, इतनी बड़ी यूनिट नहीं होती है, लेकिन समझने के लिए हम बना रहे हैं। ठीक है, आपने अलग अलग यूनिट होती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इस यूनिट ने कोई कैरेक्टर, जैसे कि हमने कहा आई कलर, आई कलर को के लिए ये यूनिट जो है, ये आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये वाली जो यूनिट है, ये क्या है, ग्रोथ के लिए, ये ग्रोथ के लिए है। ठीक है, यानी कि जो हाइट आपकी होती है, ये वाली जो यूनिट है, ये आपने कहा कि कोई भी आप ले लीजिए, स्किन कलर ले लीजिए। ठीक है, ये स्किन कलर के लिए है। आपने कहा अलग अलग जो यूनिट होती हैं, अलग अलग जो सेगमेंट होते हैं, वो अलग अलग कैरेक्टर को फॉलो कर रहे हैं। और इस एक यूनिट को हम क्या कह देते हैं, जीन कह देते हैं। यानी कि एक जीन ये हुआ, एक जीन ये हुआ, एक जीन ये हुआ, यानी कि अलग अलग कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अलग अलग जीन्स के थ्रू भी रेगुलेट होते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें कुछ और चीजें भी ऐड होंगी, जैसे जैसे ऐसा भी होता है किसी एक कैरेक्टर को एक से ज्यादा जीन जो है वो रेगुलेट करते हैं। ठीक है, कोई एक कैरेक्टर है, उसे एक से ज्यादा जीन प्रभावित कर रहे हैं, या एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को प्रभावित कर रहा है, ये सारे आपके पास आएंगे आगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि जो कैरेक्टर है आपके, जो भी गुणधर्म है आपके, वो क्या कर रहा है, जीन उसे कंट्रोल करता है या जीन उसे रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स
कि डीएनए में सिर्फ एक जीन नहीं होगा, बहुत सारे जीन होंगे, क्योंकि डीएनए की अलग अलग जो यूनिट होती हैं वो क्या कर रही है, यहाँ पर अलग अलग कैरेक्टर को रेगुलेट कर रही है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो हमने कहा कि डीएनए में क्यों क्या है, अलग अलग जीन यहाँ पर होते हैं। तो अगर मैं डीएनए को यहाँ पे डिफाइन करूँ तो मैं कह सकती हूँ यूनिट ऑफ डीएनए या सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे। इसीलिए हम बार बार कह रहे थे कि कैरेक्टर्स के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जीन क्या है, जीन डीएनए के ही पार्ट है, जीन डीएनए के ही सेगमेंट है, या डीएनए के ही क्या है, छोटे छोटे खंड है, जो कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर हम पढ़ें तो जीन को क्या पढ़ेंगे, आपने कहा मेंडल यूज द टर्म फैक्टर फॉर अ जीन। जब मेंडल अपना काम कर रहे थे, जब मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उस टाइम पे मेंडल ने जीन को जीन नहीं कहा था बल्कि फैक्टर कहा था। उन्होंने देखा कि कोई ऐसी चीज तो है जो कैरेक्टर को क्या कर रही है, यहाँ पे रेगुलेट कर रही है। उसने उस टाइम पे जीन को क्या नाम दिया है, यहाँ पे फैक्टर नाम दिया है। अ जीन इज द यूनिट ऑफ डीएनए। जीन क्या है, डीएनए की एक यूनिट है, एक खंड है, एक सेगमेंट है, एक इकाई है। रिस्पॉन्सिबल फॉर अपेयरेंस एंड इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर। ये कैरेक्टर के अपेयरेंस को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जो गुण आप देख रहे हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इनहेरिटेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि आपने कहा डीएनए पास हो रहा है, इट मीन्स कि जीन भी पास होंगे, और ये क्या कर रहे हैं, इनहेरिटेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक बार आप लोग जीन की डेफिनेशन के यहाँ पर देख लेंगे। चलिए, ये बात तो है जीन की। अब हम एक और चीज, एक और टर्म यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक और टर्म हमारे पास आता है क्रोमोसोम। आपने एक चीज पढ़ी होगी, जब भी आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा तब हमने एक चीज डिस्कस की थी कि जो ह्यूमन होते हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है 46। ठीक है, 46 क्रोमोसोम होता है। अगर हम पेयर में बोलें, अगर हम पेयर में बात करें तो 23 पेयर, एक ही बात है। 46 क्रोमोसोम यानी कि 46 क्रोमोसोम कहिए या 23 जोड़ी क्रोमोसोम कहिए, ठीक है, 46 क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम होते क्या हैं, और ये हर एक सेल की बात है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर एक जीव में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 46 होते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। ह्यूमन में अलग होते हैं, किसी डॉग में अलग होंगे, प्लांट्स में अलग होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या बात की है, हमने कहा यहाँ पर क्रोमोसोम क्या होते हैं, जैसे कि ये डीएनए है, डीएनए, ठीक है। ये डीएनए अरेंज हो जाता है कुछ इस प्रकार से। ये जो डीएनए है इस प्रकार से अरेंज हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ प्रोटीन ऐड हो जाते हैं। ये जो आपको बीड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये कुछ बीड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। इसके अलावा और भी प्रोटीन यहाँ पर ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या क्या हमारे पास यहाँ पर आया है, सिर्फ एक को लेते हैं, ये हटा लेते हैं। हमारे पास आया है सबसे पहले डीएनए, फिर हमारे पास आए हैं हिस्टोन प्रोटीन, और हमारे पास आया है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तीन चीजें हमारे पास आई हैं, डीएनए आया है, हिस्टोन प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। इन तीनों को मिला करके हम कहते हैं क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम यहाँ पर कैसे होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ऐसे ही रॉड लाइक स्ट्रक्चर टोटल कितने होते हैं, 46 होते हैं, और ये क्रोमोसोम हमेशा जोड़े में होते हैं, जिसे हम इस प्रकार से दिखाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि डीएनए, क्रोमोसोम और जीन में क्या डिफरेंस है, वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली डीएनए को एक पैक किया जाता है, अरेंज किया जाता है रॉड लाइक स्ट्रक्चर में, और जब यहाँ पर सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, तब यहाँ पर ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ये अपेयर होते हैं। ठीक है, तो हमने कहा क्रोमोसोम क्या होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम डीएनए यहाँ पर पाए जाते हैं।
क्लियर है इतना? आगे बढ़े। एक और चीज कि हमने कहा कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पर हमारे सभी सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं एक्सेप्ट जब गैमीट फॉर्मेशन होता है। आपने अगर रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा तो आपको थोड़ा सा पता होगा गैमीट के बारे में। और गैमीट में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो 23 क्रोमोसोम होते हैं। ध्यान रखिए 23 पेयर नहीं कहा, ये पेयर है, ये 23 क्रोमोसोम है। तो 23 क्रोमोसोम होते हैं तो इसे हम कहते हैं हैप्लॉइड कंडीशन। और अगर फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो इसे हम कहते हैं डिप्लॉइड कंडीशन। डिप्लॉइड का मतलब होता है फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर है इतना? ठीक है, ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब भी रिप्रोडक्शन पढ़ोगे ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी, जब भी जेनेटिक्स पढ़ोगे ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट हम हमारे पास आता है एलील। एलील क्या होता है? एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? हमने बोला ये है डीएनए, ठीक है, ये डीएनए है। ये डीएनए है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो यूनिट है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ग्रोथ के लिए, ग्रोथ या हाइट के लिए, ठीक है, एक ही बात है। अब हमने कहा ये एक व्यक्ति है, दो व्यक्तियों को लेते हैं। एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी, ठीक है, दो हमारे पास पर्सन आते हैं। ये दोनों के क्या है, यहाँ पे डीएनए है। इन दोनों के डीएनए का ये वाला जो जीन है ये क्या है, जीन होगा। ये जो जीन है ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जो जीन है ये भी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हमने देखा कि जो ए नंबर वाला व्यक्ति है वो कैसा है, टॉल है, और बी वाला कैसा है, ड्वार्फ है। ड्वार्फ का मतलब होता है छोटा, ठीक है, छोटा या बौना आप कह सकते हैं, ठीक है। अब हमने कहा दोनों के जीन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन एक लंबा है और एक छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पर जीन हमेशा कहाँ लगे होते हैं, क्रोमोसोम पे, क्योंकि आपने कहा कि ये जो डीएनए है ये क्रोमोसोम पे है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को दिखाऊं, ये इसके क्रोमोसोम है, ये इसके क्रोमोसोम है, इस प्रकार से ये इस व्यक्ति के क्रोमोसोम है, ये इस व्यक्ति के क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम हमेशा कैसे होते हैं, जोड़े में होते हैं, पेयर में होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम नहीं होता है। तो आपने कहा कि यहाँ पर क्या है, जीन यहाँ पर प्रेजेंट है, ये जीन प्रेजेंट है जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जीन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये दोनों जीन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसमें भी सेम होगा कि यहाँ पर जो जीन है वो दोनों क्या है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये हमने सिंगल डीएनए को रिप्रेजेंट किया है और ये हमने क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो अगर हम ग्रोथ को किसी अल्फाबेट से दिखाएं तो हमने कहा कि हम यहाँ पर क्या लेते हैं, ए से मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए। तो हमने कहा ये ए है, ये भी ए है, ये क्या है, ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसे हमने क्या किया, स्मॉल बी लिया है। तो हमने कहा कैपिटल ए क्या कर रहा है, टॉलनेस यानी लंबाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या स्मॉल बी क्या है, ड्वार्फनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये दोनों ही क्या है, जीन है, दोनों ही क्या है, हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ए भी हाइट को बता रहा है, बी भी हाइट को बता रहा है। तो ये है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन, यानी कि जीन्स की जो डिफरेंट फॉर्म्स है उन्हें हम क्या कहेंगे, एलील कहेंगे, ठीक है। एक बार आप लोग एलील के बारे में पढ़ेंगे और एलील के कुछ और जो एग्जांपल्स हैं वो आप करके लेके आएंगे।
अगर आपको एलील में कोई भी कंफ्यूजन होगा तो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें हम एलील को फिर से यहाँ पर डिस्कस करेंगे और एक बार जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें हम फिर से यहाँ पे देख लेंगे। तो आपको पढ़ना है जीन, क्रोमोसोम, डीएनए और आपको थोड़ा सा देख करके आना है एलील आपको कितना समझ में आया है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।